Hi everyone, welcome to my channel Effort Career Classes। मैं सिराज अहमद, आप देख रहे हैं एफर्ट कैरियर क्लासेस के चैनल को। वीडियो को ज़रा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाएगा जो नीट की तैयारी कर रहे हों या तैयारी करने के लिए प्लान में होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी अपनी तैयारी को प्रिपेयर करना चाह रहा है तो एक स्लॉट बनाए, अपने आप को उसके पूरी तरह से ईमानदारी के साथ लगाए। मेहनत करना ज़रूरी है भाई, क्योंकि बिना मेहनत का तो कुछ होता नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। आप लग के आप पूरी तरह से कोशिश करो कि इस बार का जो भी है पेपर उसको बेटर से बेटर करो, जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो, खास करके नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ओके, तो पहले तो चीज़ ये याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले आपको फोकस करना चाहिए। ठीक, सपोज दैट आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स को भी ध्यान रखना है कि कौन सा टर्म कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है ना। साथ साथ में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके डिसऑर्डर्स को ज़रूर पढ़ लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं हर एक चैप्टर का जो भी है, ठीक है ना, खास करके इनको पढ़ो आप। चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हो, ठीक है, चाहे वो एक्सक्रेटरी से रिलेटेड का हो, सर्कुलेटरी से रिलेटेड, सारा इंपॉर्टेंट है, उसको आप आराम से पढ़ो। हर दिन उसको आप रिवाइज करो, ये सबसे ज़्यादा कारगर होगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादातर एज इट इज़ वहीं से बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ये टॉपिक आप देखिएगा, वीडियो को पूरे तक देखिएगा, शुरू से अंत तक, मिस मत करिए वरना आपके लिए दिक्कत हो सकता है। अगर आप मिस करोगे तो आप समझ लो छोड़ दोगे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का डिसऑर्डर्स। क्या डिसऑर्डर्स? डिसऑर्डर्स मतलब क्या होता है भाई? डिसऑर्डर्स क्या हो गया? एक ऐसा, मतलब कोई बॉडी का फंक्शन जो अच्छे से काम कर रहा था, चल रहा था, उसके अंदर कोई ना कोई, मतलब उसके ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इंटरप्ट करने लगे, ठीक से काम ना करे, ठीक है ना, डिस्टरबेंस आ जाए, फंक्शन उसकी बेटर ना परफॉर्म कर पाए। जैसे कि आप सांस ले रहे हो तो सांस लेना बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। अगर कोई ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट अगर अच्छे से पंप कर रहा था वो बहुत अच्छे से पंप ना कर पा रहा हो, ठीक है, पंपिंग इफिशियंसी थोड़ी कम हो जाए या फास्ट हो जाए, आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम आने लगे, ब्लॉकेज होने लगे, ये सारे क्या होते हैं, एक तरह से डिसऑर्डर होना माना जाता है। ठीक है ना। ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ रहा है या घट रहा है तो ये भी क्या माना जाएगा, एक तरह से डिसऑर्डर्स माने जाते हैं। ये भी डिसऑर्डर होता है। बात समझ में आई ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले इसको देख लीजिए, ये क्या होता है भाई। आप मतलब आपको चाहिए होगा ऑक्सीजन, और बॉडी के अंदर जो बनने वाला हार्मफुल गैस होगा CO2, उसको बाहर निकालना, ये बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। लेकिन जब इनमें प्रॉब्लम आने लगे, ये ऑक्सीजन को लेना छोड़ना, तो इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर माना जाता है। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आने लगे, यानी यू कैन से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगे, ठीक है ना। अब ब्रीदिंग का दो पार्ट डिवाइड किया जाता है, दो मैकेनिज्म उसमें माने जाते हैं खास करके। एक होता है सांस को लेना यानी इंस्पिरेशन, और दूसरा होता है कि छोड़ना, गैस को लेना, गैस को छोड़ना, एयर को लेना, एयर को छोड़ना, ठीक है ना। एयर के अंदर कई गैसेस मौजूद होते हैं, ठीक है। हम जो इंस्पायर करते हैं तो उसमें कई टाइप के एयर्स अंदर जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन जो ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए वो बॉडी ले लेता है, उसके बदले में क्या छोड़ता है,
CO2 निकालता है, ठीक है ना। तो CO2 हमारे बॉडी के अंदर बनता है, प्रोड्यूस होता है और वो रिलीज कराता है, ठीक है। तो अगर अगर इन पूरे इस मैकेनिज्म में या लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या लंग्स के एल्वेओलाई रीजन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके अंदर छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ढेर सारे बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, या प्लूरा जिससे कि लंग्स कवर होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, सब डिसऑर्डर में माने जाते हैं। उसके बाद में ये भी याद रखना आप कि जो गैसेस जहाँ से आते हैं, जिस नली के थ्रू, ठीक है, अगर उन जो ब्रांचेस होते हैं उनमें कहीं इन्फ्लामेशन शुरू हो जाए, दर्द होना शुरू हो जाए, तो ये भी एक तरह का माना जाता है, क्या, एक तरह का डिसऑर्डर माना जाता है, ठीक है ना। तो खास करके हम लेते हैं पहला एग्जांपल अस्थमा। अस्थमा, ओके, अस्थमा, ठीक है। तो अस्थमा क्या होता है, एक तरह का एलर्जिक अटैक होता है, ठीक है ना, जो ब्रीदिंग से रिलेटेड है, ये एक तरह से एलर्जिक अटैक होता है। और क्या होता है इसमें लिखिएगा एलर्जिक अटैक, पहला चीज, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा क्या होता है, ये ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, ठीक है, ब्रीदनेस, ठीक है, क्या रहेगा, ब्रीदलेसनेस, ब्रीदलेस रहेगा, ब्रीदलेसनेस, ठीक है ना। तो ब्रीदलेसनेस होना का ज़्यादातर चांसेस होते हैं, और यानी ब्रीदलेस मतलब यहाँ पे डबल एस रहेगा, ठीक है ना। ब्रीदलेसनेस मतलब आप ब्रीथ तो कर रहे हो, लेकिन आप मतलब सांस लेना शुरू कर रहे हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। खास करके अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको एक्सपिरेशन जो होता है प्रॉब्लम, यानी वो छोड़ते हैं, जो गैस छोड़ते हैं, ले तो लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन छोड़ने में प्रॉब्लम आती है। जैसे तो सांस खींच लिया, इंस्पिरेशन, बट छोड़ने की प्रॉब्लम आती है। तब जो छोड़ते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है, उस आवाज़ को कहते हैं क्या, व्हीजिंग। जैसे सांस ले लिया, छोड़ते ऐसे आवाज़, मतलब व्हीजिंग कह सकते हो उसको, ठीक है, व्हीजिंग। उसमें थोड़ी सी मतलब एक्सपिरेशन करते समय उसमें आवाज़ थोड़ी सी आती है, क्लियर आवाज़ नहीं आती उसमें, ठीक है। और तो और क्या होता है उसमें, ये इसको एक तरह से क्या कहते हैं, स्पाज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण से ऐसा होता है। स्पाज्म इंपॉर्टेंट है भैया, स्पाज्म, स्पाज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या आता है, बहुत तेजी से होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मसल्स। और ये याद रखिएगा कौन सा एग्जांपल इसका, स्मूथ मसल रहेगा, ठीक है ना, स्मूथ मसल। तो नीट के लिए क्या आ सकता है एग्जाम में, अस्थमा किसका डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, खास करके यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ओके। चलिए दूसरी चीज क्या पूछ सकता है, एलर्जिक, अस्थमा कैसा होता है, तो ये एलर्जिक अटैक होता है, ठीक है। इसमें क्या डिफिकल्टी होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, ये ब्रीदलेसनेस है। उसमें वीजिंग का कैरेक्टर पूछ सकता है, तो वीजिंग जो होगा वो भी अस्थमा का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, ओके। दिख रहा है भाई, आराम से देख लीजिए। थोड़ा सा इसको ठीक, क्लियर है ना, लिख लिया, ओके। चलिए नेक्स्ट करिए, इसमें ना एसोसिएटेड विथ ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, एसोसिएटेड विथ ब्रोंकियल एब्स्ट्रक्शन, एब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये भी लिख लिएगा। इसमें क्या आता है, इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, कफिंग होते हैं, इसमें कैरेक्टर क्या आएंगे,
कफिंग आएगा, खांसी भी अक्सर आता है, ठीक है ना। ओके, लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। पेशेंट क्या करेगा, एक्सपायर करने में प्रॉब्लम, मतलब एक्सपिरेशन करने में उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट है, इस ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट थोड़ी सी। नेक्स्ट करिएगा, एम्फिज्मा। एम्फिज्मा, एम्फिज्मा, बहुत लोग एम्फाइसीमा कहते हैं, एम्फाइसीमा, ठीक है, एम्फिज्मा। तो इसको कैसे याद करोगे, जिसका कोई नहीं सीमा, क्या, पीने का सिगरेट। अगर कोई सिगरेट अगर पीता है बहुत ज़्यादा, चेन स्मोकर होता है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता हो, तो उसको खास करके ये प्रॉब्लम होती है, जिसको कहते हैं एम्फाइसीमा या एम्फिज्मा, ठीक है। ऐसे याद रखना, जिसका कोई नहीं सीमा, जिसका कोई नहीं सीमा, क्या ट्रिक है याद करने का, पीने का सिगरेट, ठीक है भाई, उसे हो जाए एम्फाइसीमा, उसे हो जाए क्या चीज पता ही है आपको, एम्फाइसीमा, ठीक है ना। तो इसको याद रख सकते हो आप, जब क्वेश्चन आए तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। खास करके जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो स्मोकिंग के वजह से होता है, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग के कारण से होता है। या ऐसे भी याद कर सकते हो, एयर पोल्यूशन, वो भी कौन सा, धुएं वाला पोल्यूशन होना चाहिए। तो ऐसे लोगों में खास करके एम्फिस्मा होना संभावना होता है भाई, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, यही होता है। एम्फिस्मा किसका डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। किसके वजह से होता है, सिगरेट पीने की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि उसमें स्मोकिंग के कारण से जो धुआं होता है वो जाकर के लंग्स में इकट्ठा करते और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एल्वेओलाई को डैमेज करना शुरू करता है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेना आप, और लिखना ये है क्या, क्रोनिक होता है, क्रोनिक लिखना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। दूसरा चीज है, इसका कैरेक्टर क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंकाई जो होता है उसमें, उस जो ब्रोंकाई होता है ना, उस पर इफेक्ट करता है, क्रोनिक करता है, ठीक। नेक्स्ट करना, इसमें नेक्स्ट पॉइंट करना, जब ये लंग्स के अंदर जाता है तो क्या बनाता है, एल्वेओलाई पे इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। तो एल्वेओलाई को क्या करता है, डैमेज करता है। थोड़ा सा लंग्स का स्ट्रक्चर देखना है आपको, जल्दी जल्दी। ये मान लिया हमने शॉर्ट में बना दिया लंग्स, ठीक है भाई। यहाँ अब ये मान लो ये प्लूरा होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ से ये ब्रांचेस गए होंगे, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है ना। ये मान लिया हमने लंग्स। अब इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, एल्वेओलाई होते हैं, ठीक है ना। ये होता है विंड पाइप होता है, ठीक है। लेफ्ट, इसमें दोनों दो टाइप के लेफ्ट एंड राइट लंग्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब एयर इधर से एंट्री करता है, एयर एयर से मान लो एंट्री करता, अंदर अंदर जाएगा जाएगा, अंदर एयर जाएगा और फैल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जहाँ एल्वेओलाई रहेगा वहीं पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो एल्वेओलाई का सरफेस क्या होता है, जो इसका सरफेस पाया जाता है, एल्वेओलाई टिश्यू से बने होते हैं,